नमस्कार। आज हम एक ऐसे साइबर क्राइम की बात कर रहे हैं जिसने सबको चौंका दिया है। अहमदाबाद में हुआ ये मामला। सोचिए, एक सीनियर सिटीजन है, डॉक्टर है, और उनको डिजिटल अरेस्ट करके, मतलब एक तरह से ऑनलाइन ही नजरबंद कर दिया। और सिर्फ, आप मानेंगी नहीं, 12 दिनों में 8 करोड़ रुपए से ज्यादा ठग लिए। ये जो भी जानकारी है, ये हाल की मीडिया रिपोर्ट्स और जो पुलिस की शुरुआती जांच है उस पर आधारित है। हाँ, बिल्कुल। आज हम कोशिश करेंगे कि इस पूरे मामले को समझें। ये डिजिटल अरेस्ट का फंडा क्या है आखिर? ये अपराधी ये सब करते कैसे हैं? और सबसे जरूरी, हम सबके लिए इसमें क्या सबक है? मतलब कोई ईडी प्रवर्तन निदेशालय का नाम लेकर किसी को इतना डरा दे कि वो अपनी पूरी जिंदगी की कमाई लुटा बैठे। हाँ, ये सोचना भी मुश्किल है। तो चलिए आज इसी मामले की तह तक चलते हैं, देखते हैं क्या कुछ हुआ। बिल्कुल। और ये मामला देखिए, साइबर अपराध की दुनिया में ना एक बहुत ही खतरनाक मोड़ दिखा रहा है। यहाँ बात सिर्फ पैसों की ठगी की नहीं है। अच्छा? नहीं, ये अपराधियों ने मनोविज्ञान, डर और तकनीक, इन सब को मिला के इस्तेमाल किया है। मकसद था पीड़ित को पूरी तरह से, मतलब मानसिक तौर पर अपने काबू में कर लेना। बाप रे! और 8 करोड़ की रकम, वो भी सिर्फ 12 दिन में। ये दिखाता है कि अपराधियों का जाल कितना ज्यादा सोचा समझा था, कितना सुनियोजित था। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? मतलब कहानी क्या है इसके पीछे? सुनने में तो ये बिल्कुल फिल्मी लगता है। हाँ, बिल्कुल फिल्मी है। देखिए, जैसा पता चला है, डॉक्टर साहब को एक नॉर्मल व्हाट्सएप कॉल आती है। व्हाट्सएप कॉल? ओके। हाँ, और कॉल करने वाला जो है वो खुद को बताता है कि वो मुंबई ईडी का, मतलब प्रवर्तन निदेशालय का एक बड़ा अधिकारी है। आवाज एकदम रौबदार, धमकाने वाली। और कॉल पर सीधा इल्जाम कहता है कि डॉक्टर साहब का नाम एक बड़े स्कैम में, वो जेटरवेज मनी लॉन्ड्रिंग वाला जो केस था, हाँ, सुना है। हाँ, तो उसमें उनका नाम आया है। और ये भी कि उनके खाते से इस स्कैम में 5 लाख रुपए जमा हुए हैं। अब सोचिए, एक इज्जतदार डॉक्टर के लिए सुनना कितना बड़ा शौक होगा। बिल्कुल, यहीं से तो फिर वो डर का खेल शुरू हुआ होगा। एग्जैक्टली। फौरन धमकी दी जाती है कि अगर जांच में सहयोग नहीं किया तो 40 दिन की पुलिस रिमांड मिलेगी, गिरफ्तारी होगी। और जो सबसे खतरनाक धमकी थी वो ये कि अगर ये बात किसी को भी बताई, अपने परिवार तक को, तो देशद्रोह का केस लगेगा। देशद्रोह? एक सीनियर सिटीजन डॉक्टर पर? हाँ, अब सोचिए, एक सम्मानित व्यक्ति जिसकी समाज में इतनी इज्जत है, उसके लिए देशद्रोही कहलाने का डर, वो कितना भयानक हो सकता है। सही बात है। तो ये डर का माहौल तो बना दिया। अब इसके बाद अपराधियों ने बहुत चालाकी से विश्वास जीतने का नाटक शुरू किया। उन्होंने डॉक्टर साहब को जैसे तसल्ली देते हुए कहा, अरे आपको इस उम्र में दिल्ली आने की तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है, हम आपके लिए ऑनलाइन कोर्ट हियरिंग करा देंगे। ऑनलाइन कोर्ट हियरिंग मतलब घर बैठे? हाँ, घर बैठे। और यहीं से ये ठगी और भी ज्यादा, मतलब विश्वास करने लायक बन जाती है। ये कैसे किया उन्होंने? मतलब ऑनलाइन कोर्ट हियरिंग कैसे मुमकिन है? ये सुनने में अविश्वसनीय लगता है, लेकिन उन्होंने सच में एक पूरा वर्चुअल कोर्ट रूम का सेटअप बनाया। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, सोचिए, डॉक्टर साहब के मोबाइल स्क्रीन पर वीडियो कॉल चल रही है। उसमें बाकायदा वकील जैसे दिखने वाले लोग हैं, जज बना हुआ एक एक्टर है, कोर्ट स्टाफ बने हुए लोग हैं, सब मौजूद। अरे बाप रे! और मामला एकदम असली लगे, इसके लिए उन्होंने भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI के नाम का एक जाली लेटर, मतलब फर्जी लेटर तक भेजा। अच्छा? हाँ, तो ये जो पूरा नाटक था, ये पूरा सेटअप, इसने डॉक्टर साहब को पूरी तरह यकीन दिला दिया कि सब कुछ असली है, ये एक असली कानूनी प्रक्रिया चल रही है। ये तो किसी हाईटेक क्राइम थ्रिलर जैसा लग रहा है। मतलब इस लेवल की प्लानिंग। बिल्कुल, इसी को कहते हैं सोशल इंजीनियरिंग। ये सब टेक्नोलॉजी का खेल नहीं है, ये इंसान के दिमाग से खेलना है। यहां अपराधियों ने क्या किया? झूठे अधिकार का इस्तेमाल किया, ईडी का नाम लिया, कोर्ट हियरिंग का पूरा नाटक रचा, ताकि पीड़ित के मन में जरा सा भी शक न रहे। पीड़ित को लग रहा है कि वो सिस्टम की मदद कर रहा है, अपनी बेगुनाही साबित कर रहा है, जबकि असल में वो अपराधियों के जाल में फंसता जा रहा है। और इसी डर और भरोसे के बीच उनसे फिर पैसों की बात की गई होगी। हाँ, उनसे कहा गया कि देखिए, जब तक ये जांच पूरी नहीं होती, आपको अपनी सुरक्षा के लिए अपने सारे पैसे कुछ खास बैंक खातों में डालने होंगे। भरोसा दिलाया गया कि ये पैसे सरकार के निगरानी में सेफ रहेंगे, और जैसे ही जांच खत्म होगी, आप निर्दोष साबित होंगे, आपको पूरी रकम ब्याज समेत वापस मिल जाएगी। और डॉक्टर साहब मान गए? मान गए। डर और इस झूठे भरोसे में आकर उन्होंने अगले 12 दिनों में एक के बाद एक कुल 7 अलग अलग बैंक खातों में 8 करोड़ 5 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए। 8 करोड़ 5 लाख? हाँ, ये रकम ही अपने आप में डराने वाली है, और ये दिखाती है कि डर और झूठे भरोसे का ये कॉम्बिनेशन कितना ताकतवर हो सकता है, खासकर जब आपको दुनिया से बिल्कुल काट दिया गया हो
उन्हें किसी से सलाह लेने तक से मना कर दिया था। लेकिन ये पैसा गया कहाँ? ये जो 7 खाते थे, ये किसके थे? क्या ये भी फर्जी थे? यहाँ कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ आता है। जब पुलिस ने जांच शुरू की, पैसों के लेन देन को ट्रैक किया, तो एक खाता मिला जिसमें लगभग 80 लाख रुपए गए थे। हाँ, वो खाता अहमदाबाद के ही नारोल इलाके के एक पप्पू सिंह नाम के आदमी का निकला। पप्पू सिंह? तो क्या ये भी गैंग का मेंबर था? नहीं, यही तो बात है। पुलिस जब पप्पू सिंह तक पहुंची, उससे पूछताछ की, तो पता चला कि वो तो खुद एक तरह से मोहरा बन गया था, छोटे से लालच में। अच्छा, कैसे? पप्पू सिंह ने बताया कि कुछ लोग उसके पास आए थे। उन्होंने कहा कि हम तुम्हारा बैंक अकाउंट किराए पर इस्तेमाल करना चाहते हैं, इसके बदले तुम्हें जितना भी पैसा आएगा जाएगा उसका 10% कमीशन देंगे। 10% कमीशन? हाँ, पप्पू सिंह लालच में आ गया। उसके खाते से करोड़ों रुपए इधर उधर हुए, लेकिन आखिर में जानते हैं उसके खाते में कितने पैसे छोड़े गए? कितने? सिर्फ 780 रुपए। क्या? हाँ, मतलब अपराधियों ने सिर्फ डॉक्टर को ही नहीं ठगा, बल्कि इस पूरे सिस्टम में पप्पू सिंह जैसे छोटे मोटे लालची लोगों को भी इस्तेमाल किया और उनको भी धोखा दिया। इनको मनी म्यूल कहते हैं। मनी म्यूल? हाँ, सुना है। जो पैसों के लिए अपने खाते इस्तेमाल होने देते हैं। बिल्कुल, अनजाने में या थोड़े से पैसे के लालच में। ये तो वाकई जाल के अंदर जाल वाली बात हो गई। तो पुलिस असली मास्टरमाइंड तक पहुंच पाई है? कौन है इसके पीछे? पुलिस ने एक अहम कड़ी को पकड़ा है, विकास कुमार सिंह। विकास कुमार सिंह? हाँ, जांच में लग रहा है कि विकास ही वो आदमी था जो आसिफ नाम के एक बिचौलिए के जरिए ऐसे बैंक अकाउंट ढूंढ रहा था जिनकी ट्रांजैक्शन लिमिट बहुत ज्यादा हो, मतलब करोड़ों में हो, ताकि बड़ी रकम आसानी से ट्रांसफर हो सके। हाँ, बिना हाई लिमिट वाले खातों के इतना पैसा इतनी जल्दी ट्रांसफर करना मुमकिन नहीं था। और ये विकास कुमार सिंह, क्या यही मेन आदमी है? सरगना यही है? विकास एक जरूरी कड़ी है, पर जांच इशारा कर रही है कि असली खिलाड़ी शायद कहीं और बैठे हैं। विकास का कनेक्शन सीधा कंबोडिया में बैठे एक बड़े साइबर फ्रॉड गैंग से होने की बात सामने आ रही है। कंबोडिया? हाँ, और ये लोग आपस में बात करने के लिए, निर्देश देने लेने के लिए टेलीग्राम ऐप, जो कि एनक्रिप्टेड होता है, उसका इस्तेमाल कर रहे थे। तो ये साफ है कि ये कोई छोटा मोटा लोकल गिरोह नहीं है, ये एक इंटरनेशनल संगठित नेटवर्क है। मतलब ये पूरा ऑपरेशन विदेश से चल रहा था, कंबोडिया से? लगता तो यही है। और यहीं पर ये डिजिटल अरेस्ट का जो पूरा तरीका है, मोडुस ऑपरेंडी जिसे कहते हैं, उसे थोड़ा और समझना जरूरी है। हाँ, बताइए। जैसा इस केस और ऐसे ही दूसरे मामलों से पता चलता है, ये अपराधी करते क्या है? पहला स्टेप, डर पैदा करना। पीड़ित को किसी बड़े केस में, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग, टेरम फंडिंग या कोई और गंभीर अपराध में फंसा होने का डर दिखाते हैं। इसके लिए अक्सर ईडी, सीबीआई, पुलिस, इनकम टैक्स जैसी बड़ी एजेंसी का अधिकारी बन जाते हैं। दूसरा स्टेप, आइसोलेशन, यानी अलगाव। पीड़ित को धमकाकर या इमोशनली ब्लैकमेल करके बाहरी दुनिया से काट देते हैं। कहते हैं किसी को बताना मत, परिवार को भी नहीं, वकील को भी नहीं, वरना बहुत बुरा होगा। इससे पीड़ित अकेला और बेबस महसूस करता है। ओके। तीसरा स्टेप, विश्वास बहाली का नाटक। जैसे इस केस में ऑनलाइन सुनवाई हुई या जांच में मदद का दिखावा करते हैं, कोई फर्जी सरकारी प्रक्रिया दिखाते हैं ताकि पीड़ित को लगे कि सब कुछ असली है। ठीक है। और चौथा स्टेप, पैसों का ट्रांसफर। आखिर में जब पीड़ित डर, अकेलेपन और इस झूठे विश्वास के दबाव में होता है, तो उसे सरकारी निगरानी या वेरिफिकेशन के नाम पर पैसे ट्रांसफर करने के लिए राजी कर लेते हैं। और वो तकनीक वाली बात आपने कहा था कि कॉल भारत से आती हुई लगती है। हाँ बिल्कुल, ये भी उनकी चालाकी है। सूत्रों के हिसाब से ये गैंग VoIP यानी वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल और कॉल स्पूफिंग जैसी तकनीक इस्तेमाल करते हैं। कॉल स्पूफिंग? हाँ, इससे होता यह है कि कॉल भले ही कंबोडिया से आ रही हो, पर पीड़ित के फोन पर नंबर या लोकेशन भारत की ही दिखती है, जैसे मुंबई या दिल्ली। तो पीड़ित को शक ही नहीं होता कि कॉल विदेश से है, लगता है लोकल अधिकारी ही बात कर रहे हैं। ये तो बहुत ही चिंताजनक है, तकनीक का ऐसा दुरुपयोग। खैर, पुलिस ने क्या एक्शन लिया इस मामले में? अच्छी बात यह है कि पीड़ित डॉक्टर के परिवार ने हिम्मत दिखाई और अहमदाबाद क्राइम ब्रांच में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने खासकर ACP भरत पटेल और उनकी टीम ने काफी तेजी से काम किया। ACP पटेल ने मीडिया को बताया भी कि पीड़ित को लगातार यही भरोसा दिलाया जा रहा था कि कोर्ट ऑनलाइन चल रही है और पैसे वापस मिल जाएंगे। गिरफ्तारियां होना एक अहम कदम है, पर जैसा हमने कहा, असली सरगना तो शायद कंबोडिया में है। हाँ। उन तक पहुंचना, उनको कानून के दायरे में लाना, ये एक बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय चुनौती है। और पैसों की रिकवरी, देखिए 8 करोड़ रुपए इतनी जल्दी कई खातों में बंटकर आगे निकल गए होंगे। हो सकता है क्रिप्टो में बदल दिए हों, विदेश भेज दिए हों। पूरी रिकवरी ऐसे मामलों में बहुत मुश्किल होती है, पर पुलिस कोशिश तो कर ही रही होगी। सही कहा। बिल्कुल। और ये पूरी घटना ना कुछ बहुत जरूरी और बड़े मुद्दों पर रोशनी डालती है जिन पर हमें सोचना होगा। पहला, जैसा आपने कहा, ये साइबर अपराधी अब लोकल लेवल पर काम नहीं कर रहे,
ये संगठित इंटरनेशनल गैंग हैं, तकनीक का भरपूर इस्तेमाल करते हैं और ये खास तौर पर भारत जैसे देशों को टारगेट कर रहे हैं जहां डिजिटल पेमेंट बहुत तेजी से बढ़ा है। लेकिन साइबर सुरक्षा और डिजिटल लिटरेसी मतलब जागरूकता वो अभी भी उतनी नहीं है लोगों में। हाँ, डिजिटल इंडिया बढ़ तो रहा है पर खतरे भी साथ साथ बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। और ये ईडी, सीबीआई जैसी एजेंसियों के नाम का ही इस्तेमाल क्यों करते हैं? ये उनकी स्ट्रैटेजी का दूसरा अहम हिस्सा है। देखिए, ईडी, सीबीआई, एनआईए ये बड़ी और ताकतवर एजेंसियां मानी जाती हैं। इनका नाम सुनते ही आम आदमी, खासकर वो लोग जिनकी समाज में इज्जत है, जैसे डॉक्टर, वकील, बिजनेसमैन, वो डर जाते हैं। अपनी प्रतिष्ठा खोने का डर। हाँ, और अपनी इज्जत, अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा खोने का डर सबसे ज्यादा होता है। अपराधी इसी डर का फायदा उठाते हैं और सीनियर सिटीजन्स भी आसान निशाना होते हैं क्योंकि वो शायद टेक्नोलॉजी से उतने वाकिफ ना हो और जल्दी घबरा जाते हैं। और तीसरा और शायद सबसे जरूरी पॉइंट ये है कि ये सिर्फ एक टेक्निकल फ्रॉड या पैसों का फ्रॉड नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये एक सोची समझी मनोवैज्ञानिक चाल है, साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन। इसमें डर, शर्म, अकेलापन, झूठा अधिकार, इन सब का एक कॉकटेल बनाते हैं जो पीड़ित की सोचने समझने की शक्ति को ही हाईजैक कर लेता है। हाईजैक कर लेता है। हाँ, पीड़ित एक तरह से अपने ही खिलाफ काम करने लगता है, अपराधियों के कहने पर चलता है, बिना ये समझे कि वो अपना ही नुकसान कर रहा है। तो फिर आम इंसान क्या करे, कैसे बचे इन सब से? रास्ता क्या है? देखिए, सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, किसी भी अनजान कॉल या मैसेज पर, खासकर जो व्हाट्सएप या किसी और ऐप पर आए, तुरंत आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए। बिल्कुल नहीं। कोई खुद को कितना भी बड़ा सरकारी अफसर बताए, कितनी भी धमकी दे, अगर वो आपसे पैसे ट्रांसफर करने को कहता है, आपकी पर्सनल बैंकिंग डिटेल मांगता है या आपको ये बात किसी को बताने से मना करता है, तो ये रेड फ्लैग है, खतरे की घंटी समझिए। और वो ऑनलाइन कोर्ट हियरिंग वाली बात, वो तो बहुत डरावनी है। ये याद रखना बहुत जरूरी है कि भारत में असली सरकारी एजेंसियां या अदालतें ऐसे व्हाट्सएप कॉल पे या किसी अनजान लिंक पर क्लिक करा के ऑनलाइन कोर्ट हियरिंग नहीं करती। नहीं, ना ही वो जांच के नाम पर पैसे किसी प्राइवेट खाते में या कई अलग अलग खातों में ट्रांसफर करने को कहती हैं। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो 99.99% चांस है कि वो फ्रॉड है। सबसे अच्छा है ऐसी कॉल आए तो काट दें। और अगर आपको सच में कोई चिंता है तो आप खुद स्थानीय पुलिस या साइबर क्राइम सेल से संपर्क करें। कॉल करने वाले के कहने पर कुछ ना करें। बिल्कुल सही कहा। तो आज हमने अहमदाबाद के इस सनसनीखेज डिजिटल अरेस्ट मामले की काफी गहराई से पड़ताल की। हमने समझा कि कैसे डर, विश्वास और तकनीक का एक घातक मिश्रण बनाकर एक पढ़े लिखे सम्मानित व्यक्ति से सिर्फ 12 दिन में 8 करोड़ रुपए ठग लिए गए। हमने देखा कि कैसे अपराधी ईडी जैसी एजेंसियों का नाम इस्तेमाल करते हैं, कैसे नकली कोर्ट का नाटक रचते हैं और कैसे लोगों को मनोवैज्ञानिक तौर पर तोड़कर अपने जाल में फंसाते हैं। हाँ, और ये केस वाकई हम सबके लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। साइबर अपराधी रुक नहीं रहे हैं, वो लगातार नए और ज्यादा शातिर तरीके निकाल रहे हैं। डिजिटल अरेस्ट उसी का एक उदाहरण है। इस मामले में 3 गिरफ्तारियां हुई हैं। ये अच्छी बात है, पुलिस की मुस्तैदी दिखाता है, लेकिन ये भी सच है कि कंबोडिया या कहीं और बैठा जो मुख्य गैंग है वो शायद अब भी एक्टिव हो और न जाने कितने लोगों को निशाना बनाने की फिराक में हो। ये भारत की साइबर सुरक्षा और हम नागरिकों की जागरूकता दोनों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। ये साफ दिखाता है कि इस डिजिटल जमाने में किसी भी अनजान चीज पर आंख मूंद कर भरोसा करना कितना खतरनाक हो सकता है। जागरूकता और सतर्कता ही सबसे बड़ा हथियार है। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल सबके लिए छोड़ जाते हैं। ये मामला दिखाता है कि डिजिटल दुनिया में अधिकार या अथॉरिटी का दावा करना कितना आसान है और उसे कितना असली जैसा दिखाया जा सकता है, चाहे वो पूरी तरह झूठ ही क्यों ना हो। जब सरकारी एजेंसियों और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस तक का नाम लेकर इतना असली लगने वाला नकली सेटअप बन सकता है, तो भविष्य में हम ऑनलाइन दुनिया में असली और नकली में फर्क कैसे करेंगे? क्या सिर्फ शक करना और सावधान रहना काफी होगा, या हमें पहचान को वेरीफाई करने के लिए, उसकी पुष्टि करने के लिए और भी पक्के तरीकों के बारे में सोचना होगा? शायद कोई नई टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन या एआई आधारित, क्या कहते हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है और इसका जवाब ढूंढना आने वाले वक्त की सबसे बड़ी जरूरतों में से एक होगा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप देख रहे हैं द वैल्यूएबल वीडियोस। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।